बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों को और जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने बहुजन संवाद से देश का किसानों का जो सबसे बड़ा मंच है संयुक्त किसान मोर्चा और देश के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन का मोर्चा है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का सीटीयू, इन दोनों ने मिलकर के जो कॉल दी थी आज पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च की, ट्रैक्टर रैली की, वाहन रैली की, आज उसका हम लोगों ने 12 से 3 बजे तक बहुजन संवाद से हम लोगों ने लाइव किया था। 8 राज्यों के किसान नेता जुड़े थे। हमने 8 राज्यों के लाइव ट्रैक्टर रैली का हमने दिखाने का काम सभी को किया और इसलिए मैं ये इंफॉर्मेशन साझा कर रहा हूं ताकि जो दर्शक 12 से 3 बजे के उस कार्यक्रम को ना देख पाए हों वो उसे जरूर देखें और साझा करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक, किसान नेताओं की बातें पहुंच सके, हमारे दर्शकों तक उनकी बात पहुंच सके। हम लोग आज गणतंत्र दिवस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का गणतंत्र गवर्न होता है संविधान से। संविधान का प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल को लेकर के पूरे देश में चर्चा होती है, लेकिन जितना इस देश के अंदर लोगों को रामायण और महाभारत और गीता कंठस्थ है या कुरान और गुरु ग्रंथ साहब की गुरुवाणी जितनी कंठस्थ है या बाइबल जो है वो कंठस्थ है, उतना भारत का संविधान कंठस्थ नहीं है। क्योंकि जो सरकारें बनी उन्होंने रुचि नहीं ली कि भारत के संविधान को भारत के नागरिक जाने, नहीं तो जिस दिन आजाद हुआ था उसके 1 साल के भीतर हर परिवार को एक प्रति उपलब्ध करा दी गई होती, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद में, तो एक अलग स्थिति इस देश के अंदर बनती। हम लोग, मैं अपनी तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो इस समय देश की स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि इस आजादी का लाभ, स्वतंत्रता का लाभ, इस गणतंत्र का लाभ, इस संविधान का जो उपयोग है वो सरकारों ने बहुत बड़े लोगों के लिए किया है। इसलिए कुल देश की संपत्ति का 50% हिस्सा देश के 10 कॉरपोरेट के हाथ में या 1% आबादी के हाथ में सिमट करके रह गया है। किसानों की स्थिति ये है कि 7 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं और देश के अंदर बेरोजगारी 25 करोड़ तक पहुंची हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क स्कूल अस्पताल रोजगार का इंतजाम जिनके पास में नहीं है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि हमारा गण जो है वो कैसे पिछड़ गया और कैसे तंत्र पूरी तरीके से हावी हो गया। इसमें सरकारों की कितनी भूमिका रही, पार्टियों की कितनी भूमिका रही, नेताओं की और जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी कितनी भूमिका रही, या जो नेक्सस जो एक इस देश के अंदर बना, एनसी वोरा की जो कमेटी बनी थी, जो होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर एक नेक्सस राज करता है जिसके अंदर रूलिंग पार्टी के लोग रहते हैं और जो अपराधी रहते हैं और कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट रहते हैं। तो हम लोग आज इसी को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि गण की क्या है स्थिति, तंत्र कितना दूर चला गया है गणतंत्र से और हम कैसे गण और तंत्र को जोड़ने का कोई रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये कार्यक्रम विधवा विलाप के लिए नहीं कर रहे हैं, रोने धोने के लिए नहीं कर रहे हैं, आगे का क्या रास्ता हो इसके हम कुछ लोगों को एक तरीके से विचार देना चाहते हैं और इसलिए बहुत ही समृद्ध पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं और वहां पर ट्रेड यूनियन के नेता हैं डॉक्टर रवि यादव जी। हम तो इन्हें सोशल साइंटिस्ट के तौर पर ज्यादा जानते हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी इन्हें जानते हैं। वैसे एनजीओ के साथ में आप काम करते हैं। हमारे साथ में रंजन सिंह जी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र रंजन सिंह, उनको आप लगातार देखते हैं, सुनते हैं। आशीष रंजन जी बिहार से जुड़े हैं जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। राम लहर को भी पीछे छोड़ दिया है बिहार ने इस समय। इस तरीके की स्थिति है और इसकी कोई उम्मीद नहीं रही होगी मोदी जी को कि एक ही दिन के अंदर हमारी राम लहर जो है वो लापता हो जाएगी, लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कहाँ चली गई और बिहार फोरफ्रंट के ऊपर आ जाएगा।
आप जागृति आप संगठन के साथ में आप काम करते हैं, बिहार में NAPM के साथ काम करते हैं और विशेष तौर पर आपका मनरेगा वर्कर्स में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा आपका काम है। वहां पर शायद रैली भी आने वाली है, न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। जागृति राही जी हैं, गांधीयन एक्टिविस्ट हैं और बनारस के अंदर बराबर हर मौका कोई ऐसा नहीं चूकती जिसमें मोदी को चुनौती देने का जहां कहीं जरा भी कोई अंश रहे वहां पर आपको दिखलाई पड़ जाएंगी जागृति जी। देश भर में बहुत सक्रिय है। बशीर आरिफ साहब जो है, आपने देखा है कश्मीर का जो दर्द है, कश्मीर का जो आक्रोश है, पीड़ा है, गुस्सा है, जो भी कुछ है उसको आज से नहीं कई दशकों से उसका प्रतिनिधित्व करने का काम अलग अलग फोरम्स के ऊपर आप करते हैं। हमारे साथ में जगरूप सिंह सैंखो साहब जुड़े हुए हैं, पहले भी हम लोगों के साथ आते रहे हैं, और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी जो इस शो को लगातार चलाते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं असल में शुरू करना चाहूंगा कश्मीर से, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर पर हमें नाज है, हमारे सिर का ताज है और मुकुट है, और जब वहां 3-3 चीफ मिनिस्टर जो है वो नजरबंद कर दिए जाते हैं तो कोई पूछने नहीं जाता। जब 1 साल तक वहां पर नेट बंद रहता है तो कोई पूछने नहीं जाता। तो हाल बहुत खराब है। तो मैं चाहूंगा कि बशीर साहब जो है कि गढ़ से तंत्र इतना दूर कैसे हो गया और इससे सुधारा कैसे जा सकता है, बिल्कुल पॉइंटेड बहस हो अगर हमारी तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। आप अनम्यूट कर लीजिए बशीर साहब। जी, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूं, पूरे देशवासियों को, अपने इस पैनल के साथियों को, और साथ ही मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन फौजी जवानों को जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और रक्षा करते करते शहीद भी हुए और कई जंगें लड़ी और भारत की रक्षा को सुनिश्चित किया। कश्मीर 5000 साल पुरानी एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट। 5000 years, there's a history of 5000 years। और बड़ी तकलीफ होती है कि जब अपने मुल्क के ताज कहे जाने वाले स्टेट को आपने यक जुम्बिश कलम 2 टुकड़े कर दी और इसका स्टेटस स्टेट से घटाकर यूनियन टेरिटरी कर दिया। हद ये कि अब यहाँ के चपरासी का भी ट्रांसफर दिल्ली से होता है, पुलिस कांस्टेबल का ट्रांसफर दिल्ली से होता है, और ये आक्रोश जो है ये अंदर ही अंदर पनप रहा है। कोई ये समझे कि बस खामोशी है, अमन आ गया, नहीं, गलत फहमी है। अब आप देखिए, ये जो रियासत थी जम्मू कश्मीर समृद्ध थी, खुद कफील थी। यहाँ टूरिज्म था, यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स थे, यहाँ जंगल, पानी, क्या क्या नहीं था। आप यकीन कीजिए कि आपको भी मालूम होगा कि जो पूरे नॉर्दर्न ग्रिड में बिजली जाती है वो सारी पैदावार उसकी कश्मीर से होती है, जम्मू कश्मीर से। अगर एक पल के लिए भी वो पानी रुक जाए तो नॉर्दर्न एरिया पूरा अंधेरे में डूब जाए, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। 2019 को 5 अगस्त को जो हुआ, हर कश्मीरी को उसका दर्द है। वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो। अब अंदाजा कर लीजिए, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है उनका कनेक्ट ही नहीं है आम आदमी से, कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वो लोकल्स हैं नहीं। इक्का दुक्का लोकल्स हैं जो लोकल तकलीफें, लोकल पीड़ा समझ सकते हैं, झेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। शेर है, धूप आंगन में जाने कब उतरे, धूप आंगन में जाने कब उतरे, बर्फो बारह से दोस्ती की है। ये शेर कश्मीर के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि कश्मीर में बर्फ रहती है, -डिग्री टेम्परेचर रहता है, और यहाँ धूप का मानी है सुख, चैन, आसाइश, पीस। लेकिन धूप यूपी में तकलीफ है, यूपी का शायद धूप को तकलीफ के मानी में इस्तेमाल करेगा। तो यह हमारे इडियम अलग था, हमारी सभ्यता और जो खाने पीने की आदतें थी, हिंदू मुस्लिम एक थी। कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान,
हमारा पहनावा एक, हमारी शादी ब्याह की रस्में एक, हमारा वाजवान एक, हमारी खुराक एक, हमारे मौसम एक, हमारी जो कल्चरल कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुश्तरक हैं वो एक, तो हमारे गाने एक, हमारे शोरा एक, कवि एक। कहने का ये मतलब है कि 75 साल में जो पीछे हमारे बड़े लीडर कर गुजरे, उस पर पानी फिर गया, उस पर पानी फिर गया। कश्मीर हर साल, मुझे याद है हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हफ्ता भर पहले से हम तैयारी करते थे कि भारत का ध्वज बनाना है, झंडियां बनानी है, तिरंगा बनाना है और वर्दी लगानी है, प्रेस करना है, फिर स्टेडियम में जाना है, परेड में हिस्सा लेना है, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। अब आज खौफ सा है, आप जबरदस्ती किसी चीज से आप किसी को मनवा नहीं सकते। जो हम स्वेच्छा से, खुद अपनी मर्जी से गणतंत्र दिवस मनाते थे, आज भी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हम गए थे और ध्वजारोहण में शामिल हुए, लेकिन वो मजा नहीं आया। सुनसान सड़कें, सुनसान राहें, बाजार बंद, गली नुक्कड़ पे फौजी, तो ये कहाँ का इंसाफ है भाई। आपने झारखंड का को बनाया, जी बिहार सर। बिहार की दूर से करके, आपने छत्तीसगढ़ बनाया मध्य प्रदेश की दोही से करके, आपने उत्तराखंड बनाया यूपी का हिस्सा लेके, लेकिन आपने कश्मीर के दोही से कर दिया। और दोही से करने के बाद हमने सुना था कि तरक्की हो जाती है, यूनियन टेरिटरी स्टेट बन जाता है, लेकिन आपने इन 75 सालों की सारी इबादत पे पानी फेर दिया और पूरी कौम को, कश्मीरी कौम को उनके दिलों में एक नफरत डाल दी। खुदारा, फौरन से पेशतर एक तो कश्मीर में इलेक्शन करवा दीजिए, दूसरा स्टेटहुड वापस कर दीजिए। लोगों को लगता है कि उनकी कोई चीज छिन गई है, आखिरी तौर पे छिन गई है। मेरा कोई पब्लिक जी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरी अहम बात मैं यहाँ जी करना चाहता हूँ, यहाँ जो जी, हम लीडरशिप, बशीर जैसे कि साहब आपने आगे बढ़ेंगे, फिर से आपके पास आएंगे जी एक जी जी, राउंड में। नहीं ये बात मैं कह उनके के उसके बाद में हाँ छोड़ देता हूँ माइक्रोफोन। जी दूसरी बात ये जी कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो काबिल कबूल लीडर्स हैं, उनको तो आपने जेलों में रखा था और एक नई खेप आपने प्रॉप की है, उनका संरक्षण कर रहे हैं जो कुछ नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, कुछ नहीं है वो। कोई बब्बर शेर है, कोई शेर है, कोई कुछ है। यूट्यूब मैंने सोशल मीडिया पे वो लीडर बने फिर रहे हैं और उन्हीं उन्हीं की आप सरपरस्ती कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए देखो कश्मीरी की लीडरशिप ऐसी है, पगले से, जी जी औवले से। तो इसको जरा इसका तदारुक कीजिए। जी, जी हम लोग अगली बार फिर आपके पास आएंगे तिवारी जी, जब हम फिर बात करेंगे जो है बशीर साहब से कि कैसे इन चीजों को सुधारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। मैं सीधा चलता हूं जागृति जी के पास में, क्योंकि बहुजन संवाद की एक पॉलिसी है विमेन फर्स्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर पोस्टर जो बनता है उसमें महिला की सबसे पहले फोटो रहती है। हमारे यहाँ पर जब थंबनेल बनता है उसमें सबसे पहले महिला का नाम रहता है। लेकिन कश्मीर जो है वो महिला के ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा पीड़ित है जो जितनी महिला हैं उनसे। तो मैं जागृति जी, इस देश में कहाँ हम खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उसका बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की बजाय इसकी हालत को सुधारने के क्या प्रयास अलग अलग स्तर पर आपको होते हुए दिखलाई पड़ते हैं। क्योंकि आपके यहाँ पर तो पूरा गांधी का जो संस्थान था, जेपी की जो विरासत थी, विनोबा की जो विरासत थी, उसको पूरा बुलडोजर से जो है वो कुचल दिया गया, उसको अडानी का कब्जा कराने का इंतजाम उसका कर दिया गया। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। लेकिन आपको कुछ आशा की किरण अगर कहीं पर दिख रही हो और प्रयास दिख रहे हो, यात्राओं से लेकर के, आंदोलनों से लेकर के, और तमाम सारे जो कानूनों की लड़ाई हो रही है उसको लेकर के, या जो जिस तरीके से जुडिशरी एक उसका एक्टिविज्म है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों, श्रोताओं को भी आज के दिन की 75वें हमारे गणतंत्र दिवस की बधाई सबसे पहले। हालांकि जिस धूमधाम से ये दिन मनाया जाना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक वातावरण में जो एक तनाव और तकलीफ है, डर है, उसकी वजह से।
और जितना महत्व निजाम को भी देना चाहिए, ऑब्वियसली वो विचारधारा उनकी है नहीं तो वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो 26 जनवरी सबसे पवित्र दिन है, हम सब के लिए जो यहाँ बैठे हैं, या ये जो जिस तरह की सोच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये कहना था कि ये सही बात है कि हम जब 75 साल की जर्नी को देखते हैं तो और क्या मिला को देखते हैं, तो हम लोग सब संविधान के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं। जो मिला वो तो हमें संविधान से ही मिला, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे हमारे मूल्य हो जीवन के, चाहे बराबरी से वोट देने का हक हो, वो दलित, आदिवासी या एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, या राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हो, शिक्षा का हक हो, चिकित्सा का हक हो, आजादी हो अभिव्यक्ति की, या भेदभाव से मुक्ति। तमाम जो हमें मिला है वो सब कुछ हक, मानवाधिकार में जितने हो सकते हैं मूल्य, वो सारे हक जो मिले वो संविधान से मिला। और एक सीमा तक भूख से और गरीबी से मुक्ति का भी प्रयास हुआ, और जो एक जिस हालत में हिंदुस्तान को अंग्रेज छोड़ के गए थे उससे बहुत आगे जर्नी चली है। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत आसानी से एक नारा उछाला गया कि 70 साल में क्या हुआ। तो लेकिन जो नहीं मिल पाया हम लोगों को, उसमें सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि जो किसानों को हक मिलना चाहिए था, इस देश के अन्नदाता को, उसने अपनी परफॉर्मेंस जो दी उसकी वजह से इस देश से आत्मनिर्भर हो पाया और दुनिया को भी खिलाने का मादा रखने लगा। लेकिन हम किसानों को उनका मेहनत का हक नहीं दे पाए। दूसरा जो हमको सबसे बड़ा जो कमजोरी नजर आती है वो है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जिस तरह से जो उत्पादक और जो कारीगर और उत्पादक श्रम करने वाली हमारी देश की जनता थी, उसको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, उसको जो हक मिलना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग और महिलाएं हैं। वो मजदूर तबका जिसको कहें अगर, तो उसको उसका हक, उसकी मेहनत की कमाई उसको नहीं मिली। जिस तरह प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, और इसी वजह से अमीर और गरीब की खाई आज भी नहीं भर पाई है। दूसरा एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम लोग जो गंवाए हैं वो है प्रकृति के साथ खिलवाड़। नदियों, पहाड़ों, जंगलों का जो संरक्षण होना चाहिए था उसके बजाय उसका केवल और केवल दोहन हुआ है, और वो और तेजी से हो रहा है। महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़ा एक कारण है, अभी तक नहीं रुकी है। और जो महिलाओं को जेंडर पे जो हमारी इक्वालिटी की नीतियां हैं, बहुत कानून बहुत है, हक भी मिला, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी के रूप में समस्या भी बढ़ी हुई है। कास्टिज्म को जो खत्म हो जाना चाहिए था 75 साल में, मैं मानती हूँ पूरी तरह मिट जाना चाहिए था। जातिवाद आज भी उसी तरह महत्वपूर्ण बना हुआ है, मजबूती से, राजनीति में तो और ज्यादा मजबूती से पैर जमा लिया है उसने, अंगद का पैर एकदम से। तो जातिवाद खत्म नहीं हुआ। दूसरा, कट्टरता और आतंकवाद जो है वो एक नई समस्या के रूप में उभरा, जो आजादी के समय, आजादी की 200 साल की लड़ाई में हम जिस धर्मनिरपेक्षता के मूल्य की तरफ वापस, उससे कहीं हमारी जर्नी जो है फिर से एक कट्टरता और हिंदुत्व की राजनीति की तरफ ले जाई गई है। एक उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक समय में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में देखा, पंजाब में देखा, और कितना भयानक दौर था वो सब, और कश्मीर में भी जी आतंकवाद देखा। उससे निपटने की तरफ हम गए थे और फिर वापस हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हम फिर नॉर्थ ईस्ट को जलता हुआ देख रहे हैं। पंजाब के लोगों को बार बार कहीं ना कहीं विदेशों में भी आवाज उठाते देख रहे हैं, और कश्मीर बुरी तरह टूटा है, दुखी हुआ है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो मुझे लगता है जहाँ पे जो काम होना चाहिए था, जिस तरह से मजबूती के साथ हमारे देश और राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए राइट्स के ऊपर, वहां एक जो समाज का सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि नागरिकता का जो एक निर्माण होना चाहिए था। ये सारी समस्याएं इसलिए है कि उन मूल्यों पे जो नागरिकता का निर्माण था उसमें हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं, और एक पूरी पीढ़ी चूक गई है। जिस कद के नेता, अभी कुछ 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी, मेरा तो जन्म ही तब हुआ था जब शायद कर्पूरी ठाकुर जी की
राजनीति चल रही जी थी। तो मुझे नहीं उनके बारे में इतना पता था, मैं जबकि उसी तरह की फैमिली से हूँ तब भी। तो मैं पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या समाजवाद की या सामाजिक न्याय की जो धारा थी, जो उस दौरान उस कद के नेताओं ने इतने बड़े-बड़े, मधुलिमय जी की बात कर रहे हैं, मधु दंडवते जी की बात हो रही है, कर्पूरी ठाकुर की, वो आज की पीढ़ी सामाजिक न्याय की लड़ाई का किससे जानती है? वो कांशीराम जी से शुरू होके मायावती जी पे खत्म हो जाती है, या ज्यादा से ज्यादा वो मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव को जानती है, वो भी बहुत ठीक से नहीं, उनकी जर्नी को भी नहीं। तो ये एक वजह है, वैचारिक रूप से जो मतलब एक खालीपन आया, उसके कारण जो नई पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, जी जी उसके बीच में वो जो समाजवाद का वैल्यू और जो धर्मनिरपेक्षता का वैल्यू था, वो मजबूती से नहीं आ पाया। और ये शायद हम लोगों की चूक हुई है यहाँ पे, ये रियलाइज भी हो गया है, इसलिए शायद अब बहुत तेजी से लोग उस दिशा में काम करते और टीम सब लोग उठ के करते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जी हम जागृति चूके जी हैं। और शायद इसीलिए यही नतीजा है कि गांधी के केंद्रों पे इस तरह से हमला हो रहा है, क्योंकि वो केंद्र भी जनता के बीच से दूर हुए, जनता से जिस तरह से उनका कनेक्ट होना चाहिए था उस तरह से नहीं रहा। वो चाहे उसके लिए जो प्रोटेक्शन की जो जी पॉलिसी थी सरकार की, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें चूक गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जागृति जी, बहुत शुक्रिया। भारत के संविधान ने जो एक आम नागरिक को शक्ति दी, उसी लोकतंत्र के चलते एक हज्जाम का बेटा, नाई का बेटा, झोपड़ी में पैदा होकर के 7 बार एमएलए, एमपी, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन बना और भारत रत्न भी जो है उन्हें नवाजा गया। हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रवि जी के पास में चलते हैं। आपने अभी बातचीत जो सुनी, इसमें जो आपको कौन से ऐसे बिंदु लगते हैं कि जो महत्व के हैं और अभी चर्चा के अंदर नहीं आए हैं? विशेष तौर पर जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरीके से मतलब सब कुछ कार्यपालिका या विधायिका कुछ नहीं करेगी, और ये तो गोदी मीडिया तो हो ही गया है, केवल सब कुछ न्यायपालिका कहेगी, तो एक इम्बैलेंस किस्म का जो 4 खंभों में पैदा हुआ है, इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर रवि यादव जी? और तिवारी जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार आपको, आपके सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। मेरे से पहले दोनों लोगों ने बहुत गंभीर बातें बताई हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से संविधान ने बहुत कुछ दिया हमको, और देश की आजादी में अगर 75 साल के बाद अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हम देखते हैं तो हर क्षेत्र में हमने तरक्की की है, सिर्फ रोने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां हम पिछड़ रहे हैं वो दरअसल वो क्षेत्र है जहां हमें नहीं पिछड़ना चाहिए था, जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए था। जैसा अभी जागृति जी ने कहा, उस फील्ड में खास तौर से सोच के लेवल पर, आइडिया ऑफ इंडिया के लेवल पर हम बहुत पिछड़े। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है एक तरह से समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को, गांधी को जितनी गालियां आज दी जा रही हैं पिछले काफी समय से, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और उसके बगैर इंडिया की कल्पना नहीं की जा सकती। देश का जो, हमारे देश का जो कलेवर रहा है हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये भी सही है कि कभी बहुत किसी अधिनायक को महिमा मंडित नहीं किया गया, ताकत को कभी महिमा मंडन नहीं किया गया। आप मिथकों में कहें या दूसरी तरीके से हकीकतें हैं तो भी ऐसा नहीं कि राम अपने समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे इसलिए उनको पूजा जाता है। निश्चित रूप से अगर राम की कोई एक विशेषता सबसे बड़ी मानी जाती है तो वो उदारता है, और इसीलिए उस समय के तमाम, उनसे युद्ध में भी देखें तो चाहे हनुमान हो चाहे वो रावण हो, कुछ कम बड़े योद्धा और योग्य लोग नहीं थे, लेकिन राम को जो स्थान प्राप्त है वो किसी को प्राप्त नहीं है और हो भी नहीं सकता। महाभारत काल में हम देखते हैं तो युधिष्ठिर का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता है, सिवाय इसके कि वो एक बहुत उदार व्यक्ति हैं। युद्ध जीतने में न तो अर्जुन और भीम की अगर बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से युधिष्ठिर का कोई स्थान नहीं है,
लेकिन वो न भीम को सम्मान है और न ही अर्जुन को सम्मान है जो सम्मान युधिष्ठिर को प्राप्त है। आजादी के आंदोलन में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दी है, लेकिन निश्चित रूप से जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो गांधी थे, और इसीलिए गांधी के बराबर किसी भी व्यक्ति को वो सम्मान प्राप्त नहीं है। और जिसका जितना मन करे उतना गालियां दे ले, लेकिन गांधी को जितना ही मारने की कोशिश की जाएगी, गांधी उतना ही मजबूती के साथ उभर के बाहर आएंगे। इसमें किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी दूर कर ले, जितनी जल्दी दूर कर लेगा उतना अच्छा है। नहीं तो उन लोगों को जो गांधी को आज पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से किसी दिन बहुत अपमान का सामना करना पड़ेगा इस देश में। तो मैं समझता हूं तरक्की बहुत क्षेत्रों में हुई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना। आर्थिक क्षेत्र में हम देखते हैं, अभी कर्पूरी ठाकुर जी का देखा, मतलब जो जिक्र आया, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी हमने काफी तरक्की की है। इसीलिए जागृति जी, आपकी तरफ से आवाज आ रही कुछ? तो मैं देखता हूं कि देश का पहला बजट 196 करोड़ रुपए का था। 196। इतने के कपड़े पहन लेते हैं प्रधानमंत्री जी आज एक साल में, और भाषण देते हैं कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। पहला बजट 196 करोड़ रुपए का था। आप देखिए उस समय की स्थितियां, बात सवाल ईमानदार होने का नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी को अभी सम्मान मिला है, उसमें कई बार लोगों ने लिखा है और बोला है कि कर्पूरी ठाकुर जी के पास अपना कोट नहीं था। उसके पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कहा जाता है कि वो जब बाहर जा रहे थे तो उनके पास अपना कोट नहीं था। तो देश किस गरीबी की हालत में था, सवाल ईमानदारी का नहीं है। ईमानदार होने का बेईमान थोड़ी है सारे लोग जो कोट पहनते हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था उस समय, यानी देश के प्रधानमंत्री पद पर, मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने वाले लोगों के पास इवन अपने अच्छे कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस स्थिति से अगर हम आज देखते हैं तो 45 लाख करोड़ का कर्ज है, वो का बजट है हमारा पिछले साल, इस साल का, इस फाइनेंस ईयर का। ये बजट कोई प्रधानमंत्री अपनी जेब से नहीं लाता है, ना उस समय जवाहरलाल नेहरू ला रहे थे और ना ही आज मोदी जी लेके आ रहे हैं। ये देश के लोगों की एक तरह से औकात है, यानी कि कितनी आर्थिक स्थिति है, कितना टैक्सेस दे सकते हैं, कितना देश की सरकार कर्ज ले सकती है, उसके आधार पर ये बजट बनाए जाते हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। तमाम IIM, एम्स, IIT ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जिनकी वजह से हमने आर्थिक क्षेत्र में तरक्की की। कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिससे कि हमारी देश में जो स्वतंत्रता है उसको हम अच्छे तरीके से उसको लागू किया जा सके। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो लोग आत्मा है एक तरह से भारतीय संविधान की, उसको लागू किया जा सके। उसके लिए आज जिस तरह से समाजवाद को गाली दी जाती है, आज धर्मनिरपेक्षता को गाली दी जाती है, आप समता को लेके बगैर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ना चाहता है, कोई डेमोक्रेसी आगे बढ़ना चाहती है, बिना समता के कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। और समता को जब हम राजनीतिक क्षेत्र में लागू करते हैं तो स्वतंत्रता है, यदि समता को हम धर्म के क्षेत्र में लागू करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता है, उसी समता को जब हम आर्थिक क्षेत्र में लागू करते हैं तो समाजवाद है। समता के बगैर कैसा लोकतंत्र होगा? तो आज की स्थिति यह है कि आज इसमें भी कोई संदेह नहीं है, तमाम तरक्की के बावजूद जो सबसे दुखद स्थिति है वो ये है कि आज हम देखते हैं कि जब हम सरकार पूरी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है तो दुख होता है। सवाल ये नहीं है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अपराधियों के साथ पूरी सरकार जब खड़ी हुई दिखाई देती है तो फिर भविष्य खराब दिखाई देता है। और ये अकेली घटना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कल बुलंदशहर से अपने चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये बुलंदशहर वही जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम आनुषंगिक संगठनों के लोगों ने वहां चौकी पे इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी, गाय को काट के रोड के किनारे डाल के। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी वो। और इस साजिश के जो लोग हैं बाद में छूटे, उनको मालाएं पहनाई गई और फिर उनको पार्टी में पदाधिकारी फिर से बना दिया गया है। जब इस तरह की जो चीजें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। जब हनुमान जयंती पर राम की उस पर हम देखते हैं कि मस्जिदों के सामने गालियां दी जा रही हैं,
मस्जिदों के सामने जुलूस निकाला जा रहा है, तब हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। देश जिधर जाना चाहिए था उधर नहीं जा रहे हैं, हम कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं। और आर्थिक क्षेत्र में भी जो तरक्की की गई है वो भी हम आप आज के तारीख में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जितना कर्जा पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, मतलब 65-66 साल में जितना हुआ था, उसका 3 गुना अधिक इन 8 सालों में 9 साल में ले लिया गया है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं, मैं कहता हूं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं, जिसके लिए ये सबसे बड़ी झंडावरदार बनती है पार्टी और सरकार। आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बुरी तरह पिछड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। आज लिखने से पहले, बोलने से पहले कोई भी व्यक्ति 4 बार सोचता है कि मैं लिख रहा हूं, लिखने का क्या परिणाम होगा, बोलने का क्या परिणाम होगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम इस समय पिछड़ नहीं रहे हैं। जो बैक गियर पड़ा है, मुझे लगता है इसमें हमें सोचना पड़ेगा और देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर चल पड़े। जी तिवारी जी। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से सारी चीजों को रखा कि हम साहित्य में भी हम तो आर्थिक में तो जो पिछड़ रहे हैं, साहित्य में पिछड़ रहे हैं, और जिसके लिए भारत माना जाता है धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में भी हम पिछड़ रहे हैं। अब हम चलेंगे जनवादी लेखक संघ के महासचिव नलिनी रंजन जी के पास। नलिनी रंजन जी, आप जो है इस सारी चीजों को 75 वर्षों के अपनी उपलब्धियों को गण के रूप में आप कैसे देखते? नमस्कार सबको। 75 साल की जब बात हो रही है तो इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं तिवारी जी। देखिए, जब आज़ादी मिली थी तो आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले तो संविधान लागू होने की बात थी, और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत करते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो हम गणतंत्र बने। सच्चाई ये है कि यह देश बहुत लंबे समय तक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में रहा था और उसका असर आजादी के बाद भी पड़ा। तमाम ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे या अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। उन्होंने जब देखा कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है तो उन्होंने गांधी टोपी लगाई और कांग्रेस में आकर के सदस्यता लेकर वे भी सांसद विधायक बन गए। और इसीलिए शुरुआत में ही एकदम 5-7 साल जो थे 52 के चुनाव के बाद ही भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलने लगे। इसी कारण से शायद नई कविता और नई कहानी, आपने साहित्य की बात की, तो नई कविता और नई कहानी के दौर में सबसे जो बड़ी प्रवृत्ति आई वो मोह भंग की प्रवृत्ति। मोह भंग की प्रक्रिया से साहित्य जन गुजरे और जो उम्मीदें थीं उन उम्मीदों पे शायद 100% सरकार खरा नहीं उतर रही। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ काम नहीं हो रहा, काम बहुत हो रहा था। तो एक तरह से मिश्रित प्रतिक्रिया साहित्यकारों में थी। कुछ थे जिन्हें वो काम दिखाई दे रहा था, कुछ थे जो मोह भंग की प्रक्रिया से गुजर रहे। नगरीकरण के बढ़ते प्रभाव से वृद्धों की जो उपेक्षा की स्थिति बन रही थी, जो माइग्रेशन हो रहा था, उस पर भी साहित्य में बहुत लिखा गया। आप चीफ की दावत देख लीजिए, आप वापसी देख लीजिए, गुलरा के बाबा देख लीजिए, दादी माँ देख लीजिए या सुख देख। 64-65 तक आते आते एक दूसरी स्थिति बनती है। ये जो नेहरू जी का एरा था, उस नेहरू जी के एरा से भी एक मोह भंग होता है चीन से युद्ध की हार के बाद। नेहरू हमारे बड़े लीडर थे और बहुत कुछ कर रहे थे, उनका एक बड़ा आकर्षण था साहित्यकारों में, लेकिन चीजें बदल नहीं पा रही थी। और शायद यही कारण था कि रघुवीर सहाय को लिखना पड़ा कि ये जनगण मन जो गाया जाता है उसका उदाहरण देकर के कहा उन्होंने कि इसमें जनगण मन में कौन बढ़ाए, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहन के जिसका गुण हरचरना गाता है। तो वो फटा सुथन्ना नहीं बदल पा रहा था, 64-65 के बाद भी नहीं बदल पा रहा।
इसलिए साहित्य में ये चीजें दिखाई दे रही थी कि बदलाव लाजिम है, और साहित्य ने भी अपनी धारा, कविता या 70 के बाद का जो नक्सलवाड़ी का मूवमेंट आता है उसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है, और नक्सलवाड़ी के मूवमेंट से बहुत ज्यादा साहित्यकार प्रभावित होते हैं उस दौर में। आगे चल करके जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसमें भी दरार पड़ती है, जब सीपीआई में दरार पड़ती है, और एक जनवादी लेखक संघ का भी गठन होता है, आगे जन संस्कृति मंच का भी गठन होता है। तो ये तीनों धाराएं जो चल रही थी वामपंथ को ले करके, वो एक तरह से केंद्र में थी साहित्य के। मार्क्सवादी साहित्य या मार्क्सवादी रचनाकार जो चाहे वो रचना में थे या आलोचना में थे, दोनों क्षेत्रों में समाज का जो सच था उसको बयान कर रहे थे। राही मैम ने कुछ नाम गिनाए, काशीराम जी के, मायावती जी के, मुलायम सिंह जी के, कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया उन्होंने। मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, ज्योति बसु का नाम जोड़ना चाहूंगा। और बंगाल में जो कुछ हुआ और लंबे समय तक जो वामपंथी शासन रहा बंगाल में, और उसके बाद त्रिपुरा में या केरल में जो चल रहा है, इसने उस दौर में साहित्य को बहुत प्रभावित किया, और एक उम्मीद बंधी थी कि चीजें बदलेंगी। और भ्रष्टाचार को केंद्र में रख करके बहुत कुछ लिखा गया, इमरजेंसी को केंद्र में लिख करके बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन 80 के बाद का जो मेन हमारा साहित्य आता है, जो उत्तर आधुनिकता के प्रभाव के बाद आता है, उसमें दो विमर्श, अस्मिता विमर्श के, दलित विमर्श और स्त्री विमर्श खास तौर से चर्चा करने योग्य हैं। दलितों और स्त्रियों को अब साहित्य में जगह मिलती है, कायदे बयान करते आप बड़े विस्तार से चीजों और को रख रहे थे। अपना जो दुख है वो बयान करते हैं, अपना गुस्सा भी बयान करते हैं, और गुरु तमाम नानक दलित विश्वविद्यालय के लेखक प्रोफेसर जगरूप सिंह सैखो जी, आप कैसे देखते हैं इन नहीं, 75 सालों? तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी आप रैप्टली मत रोका करिए, थोड़ी सी बात आप संकेत कर दिया करिए तो बात खत्म कर दे, तब बात करते हैं। ऐसे अचानक रोक देंगे तो बात रह जाती है। आज तक आने दीजिए, मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद फिर सेकंड राउंड में जो आप कहेंगे तो मैं कुछ सुझाव दूंगा। तो उसमें जो बेसिक चीज है वो ये है कि दलित और स्त्री या हाशिए का जो विमर्श है वो केंद्र में आता है। और मैं अगर तेजी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊं तो जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग थे उनके बरक्स जब ये पंथ निरपेक्षता को धक्का देने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता को गाली देने वाले लोग, एक रंगी संस्कृति को साथ लेकर के चलने वाले लोग आते हैं तो एक बिखराव खड़ा होता है। और उस बिखराव में सबसे बड़ी भूमिका भूमंडलीकरण और बाजार की बनती है। और आज मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूं कि वही जो बाजार है वो नियंत्रित कर रहा है राजनीति को। सांप्रदायिकता और उद्योगपतियों का जो गठजोड़ है वो फल फूल रहे हैं, और उनको हमारा साहित्यकार देख करके अपनी आवाज तो उठा रहा है, लेकिन शासन सत्ता का इतना दमन है कि अब शायद बोलने की या अभिव्यक्ति की आजादी की वैसी स्थितियां नहीं रह गई हैं, और तमाम हमारे साथी गिरफ्तार हो रहे हैं। हम लोगों को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, पुरस्कार वापसी गैंग कहा जा रहा है। जो लोग भी पक्ष में खड़े हैं धर्मनिरपेक्षता के, उनको जिहादी कहा जा रहा है। इस तरह की गालियां मिल रही हैं। इसलिए साहित्यकार की चुनौती बढ़ी है, उसकी भूमिका भी बढ़ी है, लेकिन परिस्थितियां उसके लिए विकट हुई हैं। हाँ तिवारी जी, अब किसी को आप दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन जी। ये दरअसल नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, तो बार बार आ जा रहा है, उससे दिक्कत हो जा रही है। अब हम चले गए जगरूप सिंह सैखो जी के पास। जगरूप सिंह सैखो जी, आप इस 75 सालों के एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप कैसे देखते हैं? नमस्कार
आप सबको, देशवासियों को जो 75th है रिपब्लिक डे, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो ये सोच रहा था, मैंने आज पंजाबी ट्रिब्यून में मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, इसके बारे में लिखा भी है। तो मेरे जहन में वो बात आ रही थी कि जब इंग्लैंड में एक बहुत मशहूर कहावत है, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। मेरे को लगता था कि जो पिछले दिनों में कुछ हुआ, एक रिपब्लिक तो डेड हो गया और दूसरा रिपब्लिक जो शुरू हो रहा है वो हमारे सबके सामने है। और इस रिपब्लिक की जो नींव, अभी मेरे साथियों ने बताया था कि 2014 में रखनी शुरू हुई थी, 2019 तक आई थी और आते आते 2024 में वो साइकिल पूरा हो गया। तकलीफ इस बात की है कि जिस रिपब्लिक के लिए, देश को आजाद कराने के लिए सभी का बहुत बड़ा योगदान था, पर आज हम देख रहे थे, क्योंकि किसान रैली भी हुई है, ट्रैक्टर रैली भी हुई है और बातचीत भी हुई है, जितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन पंजाब से इस रिपब्लिक को लाने के लिए की गई थी, शायद लगता है कि वो हमारे जो शहीद थे, वो गदराइट थे, वो जो शहीद आजम भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, बब्बर काली थे, उनके सपनों को जो है बहुत बड़ी ठेस लग रही है, जो इस समय में जैसे हालात हैं, जो जिस तरीके से ये हो रहा है। ये बात ठीक है कि कागजों में तो रिपब्लिक है, पर जो रूह थी हमारे प्रेम्बल में, जो रूह थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहीं ना कहीं मजल हो रही है और एक बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत एक पावर के तरीके से जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मेरे को लगता है कि जो रिपब्लिक है ये लोगों की विल के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये रिपब्लिक जो है, जो स्टेट की फोर्स है, शायद उसी के ऊपर ही जो है बेस्ड है। इसीलिए आज देखा हमने भी कितना जोश लोगों में, जैसे आपने बोला है कि यही लोग थे जब वो फॉर्मल सेलिब्रेशन होती थी वहां जाते थे, आज हमने सड़कों पे जाते हुए इन लोगों को देखा। वहां संस्थाएं जो है उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ठीक है कि जिस समय में रिपब्लिक का नींव रखा गया, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, देश का पार्टीशन हुआ था, इकोनॉमिक पोजीशन बहुत बाड़ी थी और कम्युनल राइट्स हुए थे, कोई पॉलिटिकल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन थी, आस्ते आस्ते चलता रहा और उनका एक इमेज था, क्योंकि वो जो क्लास थी, खास करके जो आजादी के बाद पॉलिटिकल क्लास थी, वो जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसकी जो प्रोडक्ट थी, उसी के बीच में से आए थे, लोगों के बीच में आए थे, तो इसीलिए वो सिंसियर थे। रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी आप देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी वो शायद 2000 करोड़ रुपए की थी, कितने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, कैसे जो था सारे देश को एक साथ में जोड़ा गया और किस तरीके से जो अनेकता को एकता में लेकर आगे बढ़े। समस्या थी उस समय में, काफी बड़ी समस्या थी, पर उस समस्या को जो उस समय की लीडरशिप थी, उस समय के जो लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने उसको रिजॉल्व किया। 60s का भी रेफर आया कि बहुत डेंजरस डेकेड थी इंडिया के लिए। हम सबको पता है, हम उस समय में लड़ाई हुई, चाइना के साथ हुई, पाकिस्तान के साथ हुई, नेहरू साहब की डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, सीरियस ड्रॉट बन गया, वैल्यू कम हो गई, रिसोर्सेज नहीं थे, PL 480 आ गया, कांग्रेस हार गई। पर फिर भी जो उस समय में देश में जो जिन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मेरा ख्याल है जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरी क्रांति थी, जो किसानों का उस समय में कंट्रीब्यूशन हुआ था। आप देखिए कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हमारे पास अनाज हो गया, तो 70s में हमारे गणराज की जो थी फॉरेन पॉलिसी थी, आपने देखा कि फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ भी हमारा हुआ, USA को भी हमने आंखें दिखाई, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर हमने एक्सप्लोजन सब कुछ किया। वो किसान आज जब उसी गणतंत्र दिवस में अपनी मांगों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए आज सड़कों पे हैं, तो मेरे ख्याल सबको ये समझ लेना चाहिए कि गणराज किधर को जा रहा है, गणराज की क्या हालात है और इस गण में और तंत्र में कितनी जो है सारी उसमें वेरिएशन आ गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम है इस समय, जो सिस्टम है, क्योंकि उसका कोई इस तरीके से उसकी कोई फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई, उसके साथ कोई वास्ता नहीं है, कारपोरेट का नेक्सस है, प्रॉफिट के साथ चलते हैं और उनको लगता है कि हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
इतना स्टेट पावर है, इतना स्टेट स्ट्रक्चर जो हमने इतना बड़ा कर लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जहां हमारे पास इतने बड़े बड़े जो हमने कानून बना लिए कि किसी तरीके से किसी को भी हम बुलडोज कर सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर की है, हमारे पास जो 13 महीने किसानों का स्ट्रगल उसके बारे में, हमारे पास में जिस तरीके की राजनीति देश में हो रही है, हम किस साइड में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से नाल बाहुबली, किस तरीके से स्टेट पावर के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ खेला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं किस तरीके से बदले जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो गणराज की कल्पना हमारे बड़े बुजुर्गों ने की थी। उस गणराज की कल्पना जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जानें बारी थी, जहां उस समय में इतना बड़ा वो रेवोल्यूशन बड़ी ताकत से आए थे, उसके बिल्कुल हम विपरीत जा रहे हैं, हम उल्टी दिशा में जाते हैं। अब ये रह गया कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है। पॉलिटिकल क्लास से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत रलगट है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए पॉलिटिकल क्लास को, वो आइडियोलॉजी ने अपना जो है सारा उसका तो खेल खत्म हो गया। अब तो जो पॉलिटिकल क्लास है, ए बी जैसी कोई भी हो, उनका इंटरेस्ट एक है, उनका सपोर्ट बेस है एक है, उनका एजेंडा एक है। अब हमको जो आस बचती है वो गण से बचती है, और उस गण में जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, किसान भाईचारा है, मेरे को तो ये लगता है कि जो हमारा ट्रक ड्राइवर भाईचारा है, जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स भाईचारा है, हमको उसको साथ लेना चाहिए। हमने पीछे देखा था कि सिर्फ 2 दिन में इस सरकार के गोडे उन्होंने टकवा दिए थे। अगर 2, 3, 4 दिन और चल जाते तो इस सरकार को जिस तरीके के कानून बन रहे हैं, अब देखिए इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिसयूज किया जाता है। कहाँ है सिलेक्टिव कमेटी, किसान आंदोलन कैसे कानून बने थे, अब जब इन्होंने जो आपने आईपीसी चेंज किया, वो कानून कैसे पता हो गया, कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है। अब वन गवर्नमेंट, एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सभी को एक यूनिटरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए, लोगों के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, आने वाले समय में हम सब के लिए है। पर इसका एक ही तरीका है कि इनको हम उस तरीके से रजिस्ट करें, हम ऑर्गेनाइज हुए। बड़ी गिनती जो है लोगों की, बहुत बड़ी गिनती जो है, उनको मोबिलाइज करने की जरूरत है। तो इसीलिए एक ही तरीका हमारे पास बचा है कि हम लोगों के बीच जाएं, लोगों से बात करें, लोगों को मोबिलाइज करें। ऐसे बड़े जो होते हैं, ताकत में होते हैं, उनका जो होता है अंदर से, वो वीकनेस भी बहुत होती है, क्योंकि उनकी सारी ताकत लोगों की विल के ऊपर बेस नहीं है। और कोई भी निजाम जो है, कोई भी गणतंत्र है, अगर वो लोगों की विल के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो बहुत लंबा समय उस गणराज पे राज करने वाले आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मेरा तो यही इस समय में सुझाव है। डर भी लगता है पर हौसला भी है। इसलिए हौसला है कि इससे बड़े बड़े इस देश के लोगों ने बड़े बड़े हाकिमों को उसको जो है वो देखा है, और अल्टीमेटली जो विक्ट्री हुई है वो लोगों की हुई है। पंजाब में तो इसकी सुगबहाट शुरू हो गई, पंजाब में तो लोगों ने सोचना शुरू कर लिया, और इसको, इस निजाम को भी लगता है, क्योंकि पंजाब को वो अखीरला किला समझ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से इस तरफ आना चाहते हैं। और जब तक मेरे को लगता है कि पंजाब या पंजाब के लोग, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ पंजाब तक नहीं है, उनका एजेंडा देश की जो आजाद जैसे हुआ था, जो बड़ा गुरुद्वारा जिसको बोला गया था कि जो उनके लिए गुरुद्वारा ये जो है सारा देश है, इसकी सैंक्टिटी कैसे मेंटेन करनी है, कैसे हमने सेकुलरिज्म को मेंटेन करना है, कैसे हमारे बाबा नानक और गुरु गोबिंद सिंह के जो उपदेश थे, जब उनकी शिक्षा थी कि कैसा समाज चाहिए, कैसा तंत्र चाहिए, कैसा निजाम चाहिए, कैसा भाईचारा चाहिए, कैसे जुल्म के खिलाफ हमने जो है फाइट करना है, वो सभी है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसका आपके सामने जो है वो आ भी जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो जैसा निजाम बन रहा है, इसको रोकने में हम कामयाब भी होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैको जी। अब हम फिर चलेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जो स्थिति है, या पूरे देश में ये जो मजदूरों की स्थिति है, और किसान मजदूर आज एक साथ मिल करके ये भारत भर में ये सड़कों पर उतरे, इन्होंने टैक्सन मार और अपना वाहन मार्च निकाल करके अपनी मांगों के अपनी स्थिति का प्रदर्शन किया है। आप इन सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं, जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं।
जी धन्यवाद तिवारी जी। अभी हमारे जो पूर्व वक्ता शेखो साहब ने बहुत गंभीर बातें कही हैं और आज मैं गणतंत्र दिवस परेड देखते देखते पंजाब का जो चैनल है उसको देखने लग गया। उसमें पंजाब की 3 झांकियां थी जिसको कि दिल्ली में उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसमें एक भगत सिंह की शहादत वाली झांकी थी, दूसरे वहां की परंपरागत जो झांकियां थी। तो वो चीफ मिनिस्टर बड़े दुख के साथ बोल रहे थे कि बताइए इन झांकियों में क्या है जो ये झांकियां दिल्ली ने स्वीकार नहीं की और लौटा दी। तो ये एक परिस्थिति का एक सिंबल है कि हमारा देश का गणतंत्र कहाँ खड़ा है। हमारे जो एस्पिरेशन है, जो हमारे शेखो साहब ने बातें कही कि हमारे जो शहीद थे पूरे देश के अंदर, क्या वो आज जो भारत है उस भारत के लिए उन्होंने अपने देश की अपने जान की कुर्बानी की? क्या वो ऐसा देश चाहते थे जहां हम आज पहुंचे हैं? तो ये प्रश्न एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका कि जवाब जो है वो आज देना बड़ा मुश्किल है। सुनीलम साहब ने बोला विश्लेषण करने से क्या होगा, आपको हल बताना पड़ेगा कि इसका रास्ता क्या है। तो ये रास्ता जो है ये भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। आज हम कोई फार्मूला नहीं बता सकते कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें से कैसे निकला जाएगा, लेकिन सबको अपने अपने तरीके से प्रयास करके एक रास्ता बनाना पड़ेगा और रास्ता बनेगा, ये एक विश्वास है, क्योंकि हमेशा जीत जनता की होती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये बात सच है कि आजादी के समय हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी। हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, हमारे लोगों के कपड़े फटे रहते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन हमारा देश धीरे धीरे तरक्की करते करते हमने अविकसित देश से हम विकासशील देश बने। हमने रॉकेट में तरक्की की, हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की की, तमाम तरक्की की और उस सब को मैं नहीं गिनाने जाऊंगा। लेकिन इस तरक्की के जो सफर में धीरे धीरे इस देश के अंदर में पूंजी का संकेंद्रण होते गया। पूंजी एक जगह पे इकट्ठी होती गई और धीरे धीरे पूंजी आज की तारीख में इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वो तब डेमोक्रेसी के जितने इंस्टीट्यूशन है उन सबको या तो उस पर उसका कब्जा हो गया है या वो अपने अनुरूप उसने ढाल लिया है। आज हम इस जंक्चर पर खड़े हैं। आज इसका जो फल हमको जो एक प्रतिफलन दिख रहा है वो हमको दिख रहा है कि जो हमारे संविधान में के मूल्य थे, आज वो मूल्य का जितना बोलना चाहिए कि अवहेलना हो सकती है वो एक चरम पर पहुंची हुई है। मूल्यों का पूरा निरादर हो रहा है, मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय का सवाल हो, चाहे वो भाईचारे का सवाल हो, सारे मूल्य जो है वो ध्वस्त होके आज हमारे सामने खड़े। इस परिस्थिति में हम आज हमारा देश का गणतंत्र पहुंच गया है सिर्फ 75 सालों में। आगे क्या होगा अभी कोई कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत ही अंधकार में नजर आ रही है। जो घटनाएं अभी इस जनवरी महीने में घटी हैं और जिस तरीके से एक उन्मादी भीड़ हमारे देश में तैयार हो रही है, ये कहाँ पहुंचाएगी ये भी एक प्रश्न है। लेकिन दूसरी एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि इन सब के बावजूद जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी इनके जो प्रभाव क्षेत्र है उससे बाहर है। आज भी बहुत से लोग भाईचारा, एकता, जो सांस्कृतिक हमारा गंगा जमनी तहजीब है, सामाजिक न्याय है, समता है, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं उनके साथ खड़ा है, ये आज भी हमको नजर आ रहा है। तो ये जो इस परिस्थिति में जिस तरीके से संघर्ष हो रहे हैं
किसान मजदूरों की बात की आपने, किसान आज भी संघर्ष के मैदान में उतरे। 16 फरवरी को किसान मजदूर पूरे देश के अंदर में एक हड़ताल करने जा रहे हैं। उसके अलावा कोयला मजदूर जो है वो भी हड़ताल की तैयारी कर रहा है। और लेकिन हमारे देश में जो अभी एक परिस्थिति है, सब कोई अलग अलग लड़ रहा है, एक साथ हम नहीं लड़ पा रहे। जब किसान लड़ते हैं तो बाकी सब लोग खड़ा खड़ा देखते रहते हैं, उनका चेहरा देखते हैं। जब स्टूडेंट लड़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तब सारा देश उसको खामोशी से देखता रहता है। जब अल्पसंख्यक लड़ते हैं, या आप कहिए कि जो मणिपुर जलता रहता है, सारा देश खामोशी से बैठा रहता है। ये हमारी समस्या है। हम सबकी बारी आएगी और सबको संघर्ष में उतरना पड़ेगा। आप देखिए राम मंदिर जो अयोध्या में बना, उसके लिए जो 14 किलोमीटर का जो रास्ता बन रहा है, सैकड़ों घर और करीबन सैकड़ों मंदिर और 32 मस्जिदें बोलते हैं उसको तोड़ी जा रही है। बनारस में जब जो आश्रम था उसको जब तोड़ा गया, तब तो कोई कुछ नहीं बोला, वो अकेले ही लड़ते रहे। अब अयोध्या वासी परेशान है तो अयोध्या के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, वो लड़ रहे हैं। तो ये जो हमारी जो समस्या है, ये उसकी असली जड़ है। हम किसी के दर्द को अपना दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम उतना क्यों नहीं आंदोलित होते, उतने पीड़ित होते किसी के दुख को देखकर? तो मैं सोचता हूं आज ये सबसे बड़ा जरूरी है कि यदि किसी के ऊपर भी जुल्म होता है तो सारे लोग एक साथ कैसे बोलें, इसका प्रयास होना चाहिए। और किसी के दुख को, किसी पर होने वाले अत्याचार को, सारे देश की जनता का अत्याचार जब हम समझने लगेंगे तो हमको इसका हल भी मिल जाएगा। यही हमारी समस्या है। और बहुत सारी बातें जो है कही जा चुकी हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन जो है इस गंभीर परिस्थिति में हम लोगों को जो रास्ता है वो हमारे प्रयासों से ही निकलेगा, लेकिन अभी कोई साफ सुथरा रास्ता तो नहीं है। पर एक बात जो सेखो साहब ने कही वो बात भी सही है कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो है इसका हल नहीं है। ये बात भी हमको समझनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रयास करने के बावजूद राजनीतिक जो इदारे हैं वो फिर अपना राजनीतिक स्वार्थों में उलझ जा रहे हैं, तो एक नई राजनीति की शुरुआत देश में जरूरी है। जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश की जनता के लिए राजनीति की बात करे, वो राजनीतिक पार्टी होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक राजनीति जरूरी है जो जनता की राजनीति हो। इसको लेके यदि सभी, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे सभी जनता के जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हों, सब लोग उस राजनीति के एजेंडा पर यदि चलेंगे तो एक रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना जितेंद्र जी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 75 वर्षों में भारत पूरा तंत्र के शिकंजे में फंस गया है, और उस तंत्र के शिकंजे से निकलने का काम यहाँ के गण लोग कैसे कर पाएंगे। और खास करके ये जो हृदय प्रदेश है उसकी बात तो आ जाती है, लेकिन जो हमारे सीमांत प्रदेश हैं, पूर्वोत्तर के हमारे प्रदेश हैं, सुदूर उत्तर के प्रदेश हैं, हमारा पंजाब है, हमारा राजस्थान है, और उधर सीमांत में तो मणिपुर, मिजोरम और जो ये अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब जितने हमारे सीमांत प्रदेश हैं, हम उठा करके देखिए तो वहां पर तो केवल और केवल तंत्र ही दिखाई पड़ता है। और खास करके कश्मीर को अगर हम उठा करके देखें तो वहां तो गण है भी, आज की तारीख में तो यह भी नहीं पता चल पा रहा है। तो ऐसी हालत में हम 75 सालों में जो हम तंत्र के शिकंजे में फंसे हैं, इसको निकाल करके गण अपना कैसे तंत्र बनाए, हम इसके लिए कौन सा रास्ता तय कर पाएंगे। और निश्चित रूप से इसके लिए एक ही है कि ये गण लोग मतलब जनता अपनी ताकत को पहचाने, क्योंकि हमारे संविधान ने तो ताकत दिया है हमारी जनता को, संप्रभु हमारी जनता है, लेकिन ऐसा नरेशन कर दिया गया है कि हमारे प्रतिनिधि लोग अपना हम जिनको चुन करके भेजते हैं वो अपने आप को राजा समझ लेते हैं, और हम भी उनको राजा ही समझते हैं। जो कहते हैं कि अब तो साहब हद हो गई, अब तो हमारे यहाँ 75 सालों के
अपने विकास क्रम में आज की तारीख में कोई जगदीश बोस नहीं बनना चाहता है, ये सारा भाई नहीं बनना चाहता है। अब तो ये कहा जाता है कि साहब ये तो विष्णु के अवतार है, माने सीधे सीधे राजतंत्र जिस संगोल की स्थापना हमारे नए संसद में कर दी गई। जी बशीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं कर। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। आप सारे साथियों का। लेकिन जो हम जी बशीर साहब कहिए, बोलिए। बशीर जी को बोलने दीजिए। बशीर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक महाराजा की हुकूमत थी, जो वो लोगों को बेगार के लिए बुवंजी एक जगह है, बहुत ही दूर दराज पहाड़ी इलाका, जहाँ लोग समझते थे कि घर उसे उठा के ले गए जवानों को, कश्मीरियों को, और वो बेचारे रास्ते में ही मर जाते थे सर्दी से या कठिन परिस्थितियों से। अब आलम यह है कि देश की आर्थिक स्थिति लोगों की ऐसी है कि इजराइल को 1 लाख मजदूर चाहिए, 1 लाख मजदूर, और भारत तैयार है अपने लड़कों को भेजने के लिए, क्योंकि वो गरीब हैं बेचारे। 1.5 लाख रुपए का लालच देके उनको उस मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है देश को? अब हमें जंग, जहां पे आग तप रही है, जहां पे बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, वहां हमारे जवान जाएं। मैं आज दिन में देख रहा था, एक नौजवान वहां खड़ा है कतार में, वो कह रहा है मेरी 4 महीने की बच्ची है, लेकिन रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, मैं इजराइल जाऊंगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन करके 1.5 लाख रुपये मिलेगा वेतन। मुझे बताइए कि ये कहाँ पहुंचा दिया हमने? गाजीपुर का लड़का था वो, गाजीपुर का लड़का, कहाँ पहुंचा दिया हमने देश को? एक छोटा नन्ना सा पिद्दी सा देश, पिद्दी जैसा देश, मालदीव हमको आंखें दिखा रहा है। अरे शर्म की बात है हमारे लिए, हमारा इतना विशाल देश। और हम कहते हैं, एक एक्ट्रेस ने कहा था, अदाकारा ने कहा था, हमारी जो 47 की आजादी वो नकली आजादी थी, हमारी आजादी तो 2014 में हो गई असली आजादी। क्या कैसे कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों को? खुदारा इस देश को बचाइए। इस देश की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है। यहाँ पर जहाँ दरगाहें हैं वहां मंदिर हैं। मुझे याद है आज भी, जहाँ कश्मीर में हो गया पीछे, जो कुछ उग्र था नौजवान या कुछ ऐसा उकसावे में आ गया, लेकिन आज भी कश्मीर में शांति है संप्रदायों के बीच में। लेकिन एक चीज कीजिए, खुदारा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रांत के आधार पे, कलर के आधार पे, आज भी हम मैंने बड़े ओहदों पे काम किया है। एक मतलब मेरा पीए था, वो दलित था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, तो बहुत ही शालीन। तो मैंने कहा यार क्या तुम कहाँ से पढ़ गए यार, मुझे बताओ यार रामलाल। तो एक आया जो अपने हमको स्वर्ण कहता था, कहने साहब ये दलित है। आप यकीन कीजिए, मैंने वहां 4.5 साल गुजारे, उस स्वर्ण आदमी के साथ मैंने उन 4.5 साल में एक मरतबा भी बात नहीं की। मैंने कहा तुम्हारा ज़हन गलीज है, तुम्हारे ज़हन में भूसा भरा हुआ है। अरे धर्म जाति कहां से आ गया पढ़ने लिखने में, कहां से आ गया? तो इसलिए समझने की जरूरत है कि गणतंत्र को, जमहूरियत को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, वरना हम बहुत अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। अंधेरे की दुआ कीजिए सब लोग कि आप इस अंधेरे से निकल जाएं। जी वसील भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आज की तारीख में समस्या कि जनतंत्र में बदल पाएगा। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जितेंद्र सिसोड़ी जी जुड़े, हमारे साथ जगरूप सिंह सैखो जी रहे, हमारे साथ कश्मीर से बशीर जी रहे, हमारे साथ जनवादी लेखक संघ के और पूरे लेख की दायित्व के साथ नलिनी रंजन जी जुड़े, जागृति राय जी, और बिहार की बात नहीं है भाई, आशीष रंजन जी का वो नेटवर्क नहीं अपना लग पा रहा था, सुरजन जी का। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ